मैं हमेशा हर डॉक्टर से पूछता हूँ कि यही फील्ड क्यों चुनी, तो आपने यही फील्ड क्यों चुनी? ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई। मैथ से तो साइंस। सिचुएशन में किसी को पेन में देख करके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता था, मुझे क्लास से निकाल दिया गया था। हमारी चीज़ें जब वैसे सर्टिफिकेट लगा के आ जाते हैं तो उसको हम यूज़ करना शुरू करते हैं, जब तक वो हमारी विरासत है हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो एक पैराडॉक्स दिखा मुझे कि हर चौथी पांचवी महिला को इरेगुलर पीरियड है, और मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि डायबिटीज़ और पीसीओएस जुड़वा बहन है। ओह, ये भी है। एग्जैक्टली एक ही जैसे। अगर आपके पेरेंट्स में दोनों को है तो आपको 100% होने के चांसेस होते हैं डायबिटीज। 10,000 आप अगर कवर कर लेते हैं, पर आप डे। चैलेंज रखिए अगर, तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। और जब आपके पास आते होंगे, अगेन मैं बड़ा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहा हूँ, सो वो हार्ट ब्रेकिंग, एंड उसके बाद आपको जब वो देखते हैं उस उम्मीद भरी निगाहों से, डॉक्टर अब क्या? बहुत सारी चीजें होती हैं जिस पे बातचीत करी जा सकती है, लेकिन बिफोर वी बिगिन, डॉक्टर सीमा पांडे मेरे साथ, तालियों के साथ उनका स्वागत। स्वागत के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगा मैम कि मैं हमेशा हर डॉक्टर से पूछता हूँ कि यही फील्ड क्यों चुनी, तो आपने यही फील्ड क्यों चुनी ना? मैं डॉक्टर प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल जब बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक डॉक्टर से पूछा था कि व्हाई डिड यू बिकम अ सेक्सोलॉजिस्ट, सो व्हाई डिड यू चूज दिस फील्ड? पीसीओडी कह लीजिए, इनफर्टिलिटी कह लीजिए। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्रतीक। मेरे साथ क्या हुआ कि डॉक्टर मुझे बनना है ये मुझे नहीं पता, मुझे कब से मेरे दिमाग में था, और मैं मैथ्स की स्टूडेंट थी, टॉपर थी, लेकिन बनना मुझे डॉक्टर था। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई। तो मैथ से साइंस। हाँ, मैथ्स से बायो, हाँ। साइंस, मैथ्स और साइंस तो जी एक जी जी साथ जी। जाता है, लेकिन मैथ्स से बायो बिकॉज मैं रट नहीं सकती चीज़ों को। तो एंड इन बायो यू आर सपोज टू क्रैम एवरीथिंग, तो वो नहीं था। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे दिमाग में ये चीज़ें बहुत पहले से भर दी थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टरी इज नॉट अ प्रोफेशन, ये एक वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ थिंकिंग है। जब मैं बड़ी हुई एमबीबीएस करने लगी तो मुझे ये था कि मुझे गायनेकोलॉजिस्ट तो नहीं बनना है, बच्चा तो मुझे पैदा ही नहीं करना है। मुझे उस सिचुएशन में किसी को पेन में देख करके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता था, मुझे क्लास से निकाल दिया गया था क्लिनिक से उसके लिए। ओह माय गॉड। यस। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ, नीट पीजी आजकल होता है, तब पीजी एंट्रेंस होता था, तो मेरे हस्बैंड का कहना था कि यूपी में हम रहने जा रहे हैं और यूपी में प्रैक्टिस करे एक फीमेल, तो लोग उसको लेडी डॉक्टर समझते हैं। लेडी डॉक्टर मीन्स गायनेकोलॉजिस्ट। तो यू शुड चूज दिस प्रोफेशन सो दैट आगे चल के तुमको फ्रस्ट्रेशन ना हो इस चीज़ की कि तुम बहुत अच्छी सर्जन हो या न्यूरो फिजिशियन हो, जो मैं बनना चाहती थी उस वक्त। लेकिन लोग आपके पास गायनी की प्रॉब्लम लेके आए, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझे इसमें हेल्प की चूज करने में। लेटर ऑन जब मैंने देखा अपने आसपास, हालांकि भारत एक जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, लेकिन हम जब अपने आसपास देखते हैं तो ये जो सब फर्टिलिटी है उसका पेन और उसका बर्डन बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ सब कुछ एक्सट्रीम में है, और जो हमारी लाइफस्टाइल का जो फास्ट अर्बनाइजेशन, जो हमारी आदत है वेस्ट को कॉपी करने की, हमारी चीज़ें जब वेस्ट से सर्टिफिकेट लगा के आ जाते हैं तो उसको हम यूज़ करना शुरू करते हैं, जब तक वो हमारी विरासत है हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। तो हमने अपना खान पान, रहन सहन सब कुछ इतना वेस्टर्नाइज कर दिया कि जो आपने अभी बात की पीसीओडी, जब मैं पास आउट करके आई थी बीएचयू, आईएमएस बीएचयू की मैं एलुमनाई हूँ, वहाँ से जब मैं लौट के आई थी, मेरा गांव का पहला एक्सपीरियंस था आजमगढ़ में रहने का। सो आई वाज अंडर इम्प्रेशन कि गांव में हर लोग हेल्थी होते होंगे, सब लोग पतले होते होंगे, बहुत काम करते होंगे, उनको बीमारियां नहीं होती होंगी। बट इंप्रेशन यही रहता है लोगों के दिमाग में। एग्जैक्टली, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची तो एक पैराडॉक्स दिखा मुझे कि हर चौथी पांचवी महिला को इरेगुलर पीरियड थे। आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 2000, इमेजिन। एंड देन दिस डिजीज वाज क्वाइट न्यू फॉर इंडिया। तो इंडिया में इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही थी, हमारे लिए एक टॉपिक था हमारे गायनेकोलॉजी में पढ़ने के लिए। लेकिन मैंने आसपास देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा है हो रहा है। और 2000 से जब मैं दोबारा अपनी फेलोशिप करके आई हूँ 2013 में, तो हर तीसरी चौथी मैं प्रैक्टिकली एक पीसीओ क्लिनिक हूँ,
और उस वक्त मैंने 2003 में अपना पहला पेपर प्रेजेंट किया था, वो पीसीओडी पे था। और उस वक्त इतना ज़्यादा ये नहीं पता था कि ये सिर्फ लाइफस्टाइल से हो रहा है, किससे हो रहा है। तो वो मेरा एक पैशन हो गया कि क्यों, जब ये लाइफस्टाइल डिजीज है, इसकी आधी से ज़्यादा कंट्रोलिंग की जो पावर है वो आपके अपने पास है, फिर भी हम इससे इतना ज़्यादा क्यों परेशान है। जस्ट लाइक इंडिया इज़ अ डायबिटीज़ कैपिटल, इंडिया इज़ अ पीसीओएस कैपिटल। और मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि डायबिटीज़ और पीसीओएस जुड़वा बहनें हैं। ओ, ये भी है? एग्जैक्टली एक ही जैसे। ये कैसे है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक दोनों लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। दोनों में जो हमको बड़े होने पे डायबिटीज होती है, जो हम कहते हैं हमको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो शुगर जो होता है वो पार्शियल जेनेटिक होता है। अगर आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, उसके साथ आपने फॉल्टी लाइफस्टाइल अडॉप्ट की, तो आपको शुगर होता है। उसमें मेन आपकी ये जो हम इंडियंस की डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट डोमिनेटेड है, जिसमें हम हर खाने में रोटी चावल जरूर खाते हैं। चावल के बगैर तो पेट हाँ पेट का ढक्कन नहीं बनता। हाँ, तो रोटी चावल जितने सब कुछ तो हम वो जरूर खाते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट खा रहे हो, लंच खा रहे हो, डिनर खा रहे हो। हालांकि हमारा पैक मील में हर चीज होती है, लेकिन उसके बिना हमारा पेट नहीं भरता है। और आज वो हमारा खाना बहुत अल्ट्रा रिफाइंड होता जा रहा है, और हमारा हर काम फिंगर टिप से होने लगा है। हम स्विच दबाते हैं तो हर चीज हो जाती है, चाहे स्विगी जोमेटो से लेके हमारा टीवी, हमारा एलेक्सा घर भी पूरा चला गाना बजा देती है, देती है, पूरा सब पूरा कुछ सब कर कुछ देती चल है, रहा तो है। हम हिलते ही नहीं है। तो इन दोनों रिफाइनमेंट ने मिलकर के हमको भगवान ने बनाया था खटने के लिए, कंद मूल फल खाने के लिए, और हमने उसका उल्टा कर लिया। हम रिफाइंड खाना और रिफाइंड लाइफस्टाइल जीने लगे। और इसी तरह से पीसीओएस भी लाइफस्टाइल डिजीज है, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है। दोनों का जेनेटिक इनहेरिटेंस बिल्कुल एक जैसा होता है। अगर आपके पेरेंट्स में दोनों को है तो आपको 100% होने के चांसेस होते हैं डायबिटीज। वो किस एज में होंगे वो आपकी लाइफस्टाइल डिसाइड करेगी। सिमिलरली पीसीओडी अगर आपकी माँ और बहन दोनों को है, या आपकी माँ को पीसीओडी है, डैड को शुगर है, तो आपको पीसीओडी 100% होने के चांस। मैम एक बात बताइए, सब लोग कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज है। हम्म। लाइफस्टाइल अक्सर हमारे कंट्रोल पे नहीं रहता। मैं अगर आपकी बात करूं, यू आर अ डॉक्टर, आई एम श्योर कि देयर माइट हैव बीन टाइम्स आपको सोने को ही नहीं मिला होगा। देयर माइट हैव बीन टाइम्स जब आप पेशेंट्स के लिए सुबह शाम भाग रहे हो, या आपकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, यू मीट सो मेनी पीपल। अभी भी हम लोग काफी टाइम से हम लोग वी वर जस्ट थिंकिंग कि इस बारे में बात करें, बट आई नो आई कुड सी सो मेनी पेशेंट्स, ऑब्वियसली यू लुक आफ्टर द पेशेंट्स। तो आप लोग कैसे लाइफस्टाइल मैनेज करते हैं, या कोई भी इंसान लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करे? कहना बहुत आसान है और करना बहुत एग्जैक्टली, मुश्किल है। दैट्स द सिंपल थिंग। तो उसमें हमें सिंपल फंडा रखना है कि माइंडफुलनेस जो होती है ना, हम कई चीजें, अगर कोई व्यक्ति कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, दैट कुड बी, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन उसमें वो ये कर सकता है कि वो कब खा रहा है, क्या खा रहा है, उसका पोर्शन क्या है, उस दो खानों के बीच में डिस्टेंस, टाइम डिफरेंस कितना रख रहा है। या अगर मेरे जैसा आदमी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसको कहते हैं कि चेयर पे बैठ के लिखना है, तो वो उसमें बीच में याद करके कुछ कदम चल ले, तो इस तरह से उस केओस में भी आप कुछ कर सकते ये हैं। कुछ कदम फायदेमंद होते हैं, जैसे 10 आजकल हम लोग कह रहे हैं 10,000 स्टेप्स हो 10,000 जाएगा, हो गया अपना काम। बेस्ट एक्सरसाइज। अच्छा। 10,000 आप अगर कवर कर लेते हैं, पर आप डे। चैलेंज रखिए अगर, तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। आपको ना जिम जाने की ज़रूरत है ज़्यादा, अगर आपकी लाइफस्टाइल नहीं अलाउ करती है तो आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं। इन माइंडफुल ईटिंग 20% से कम एक्सरसाइज होती है, 80% आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं। अगर मेरे बस में नहीं है, हाँ मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो 5 मिनट्स का टाइम निकाल के अपना डिनर 7 PM से पहले खा सकती हूँ। मैं चाहूँ तो मॉर्निंग में सारा लंच टिफिन सारा पैक करके, आजकल लोग कर रहे हैं, तो वो चीज़ें अपना रख करके और अलार्म लगा करके कर सकती हूँ। लेकिन हम अपने काम में या चीज़ों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमारी बॉडी हमारे लिए लास्ट प्रायोरिटी हो जाती है। एब्सोल्युटली। डायबिटीज और इसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम है। एक पर्टिकुलर एज में देखा जाए तो पीसीओडी, पीसीओएस, पीसीओएस जितनी मुझे जानकारी है, वो यंग एज में भी हो जाता है, या यंग एज में ही होता है? तो पीसीओडी डिसाइड हो जाता है जब लड़की माँ के पेट में होती है।
उसको उसका फर्स्ट जो होता है एक्सप्रेशन वो टीन एज में होता है। वो टीन एज में वो एज कम होती जा रही है। पहले हम लोग ये जान पाते थे जब लड़की को प्रेगनेंसी नहीं होती थी, मिसकैरेजेस होते थे, वो हमारे पास आती थी। तो अब चूंकि हम अपने बच्चों को, हमारे बच्चे भी वैसे ही हो गए हैं, स्पोर्ट्स स्कूल में भी नाम का होता है, सारे गेम्स फोन पे खेले जाते हैं, मॉम डैड बच्चे को चाहते हैं कि वो टॉप करे हर चीज में, पड़ोसी के बच्चे से ज्यादा नंबर लाए, तो वो एक ही जगह बैठ के खाना पीना सब, एंड ओनली ट्यूशन 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 होमवर्क। तो दैट genetic predisposition and this lifestyle with that mental stress of competing and coping with that peer group and parental pressure is making it more prevalent. सो अगर आपके पास कोई, अभी मैं बात कर रहा था आपसे यहाँ पर, सर ने बड़ी अच्छी बात बताई कि लोग छोटे छोटे बच्चों को जब एक्ने होता है तो उनको नहीं समझ में आता क्या है। दैट इज द पॉइंट वेयर दे कैन एक्चुअली ट्रीट दिस, और इस चीज को पूरी तरह जड़ से ही आप यू नो कैप्चर इट राइट देन एंड देयर। क्या ये सच है? You can't cure it. As of now, जैसे डायबिटीज का क्योर नहीं है वैसे पीसीओडी का क्योर नहीं है, बट आई एम वेरी श्योर कि अगर हम जान रहे हैं कि हमारे, जैसे कि ओबेसिटी इज बैड, बीइंग ओवरवेट इज बैड, अगर हम ये जान रहे हैं और हमको ये पता चल गई कि हमारे बच्चे की टेंडेंसी है वेट गेन करने की, तो हम प्रमोट करें उसके लिए फिजिकल एक्टिव लाइफ, हेल्दी ईटिंग। मैं नहीं कह रही कि बच्चे को साग दाल रोटी खिलाओ, बट वॉट एवर चॉइसेस यू आर मेकिंग, अगर बच्चा बाहर के खाने की जिद कर रहा है तो वो इंसेंटिव बेस्ड जैसे हम चीज़ें करते हैं कि भाई अगर आज बर्गर खाना है तो आज दिन का लंच आपको हेल्दी करना है, आप बर्गर खाने से पहले इवनिंग मिल्क अपना फिनिश करोगे, तो उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो बच्चे का पेट भरा होगा तो वो बहुत सारा नहीं खाएगा और उसकी जिद भी पूरी हो जाएगी, और दूसरा होगा कि उसका उस दिन का सारा हेल्दी इंग्रेडिएंट उसके आगे चला जाए, उसके अंदर चला जाएगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा शुरू से ही बच्चों को हम जैसे ट्रेन करते हैं खेलने कूदने में, तो कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि वो ना खेले। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है, हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहने लग गए हैं, मॉम डैड वर्किंग है या इवन मॉम अकेली है, उसको किचन का काम करना है, उसको सफाई करानी, इवन मेड से करानी है, शी हैज टू लुक आफ्टर इट। तो उतने देर बच्चा क्या करे, पड़ोसियों के साथ उतनी मिक्सिंग अपनी है, तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है, बच्चा मोबाइल पे गेम खेलता है, वीडियोस देखता है, अब तो रील्स भी देखने लगे हैं बच्चे। इसीलिए बना रहे हैं। तो मेरी मेट का बेटा है, वो सुबह 7 बजे आके फोन के लिए इतनी जिद करता है, और ही इज जस्ट 2+। ओह माय अब गॉड। मैन 3+ हो गया, अब अरे बाप रे। 3+3 years 1 or 2 months। खैर, बच्चे तो आजकल के बहुत ज्यादा। तो मैं ये सोचती थी, और वो फैलने लगता है एकदम, रोने लगता है, चिल्ला के फर्श पे लेटने लगता है। तो मैंने पूछा ये क्या दिखता है, कुछ काऊ माऊ, बट वो उसको एडिक्शन के लेवल पे हो चुका है कि वो उसकी मॉम अगर फोन ना दे, वो ओटी में सफाई कर रही है, वो ओटी तक में घुसने को तैयार हो जाता है। ओह माय। तो दीज आर द हैबिट्स। उसी जगह बच्चे को अगर हमने बॉल पकड़ाई होती या कोई ग्रुप होता, ग्रैंड पेरेंट्स होते, कहीं कुछ और बिजी हो जाता बच्चा, और बच्चों के ब्रेन का इवोल्यूशन बहुत तेज हो रहा है, तो वट एवर दे आर पिकिंग अप, दे आर पिकिंग अप वेरी फास्ट। एब्सोल्युटली। मैम, इनफर्टिलिटी एक ऐसी चीज है जो बड़ी ही, मतलब ऐसा लगता है कि अब हम इवॉल्व नहीं हो पाएंगे। किसी पेरेंट से बात करेंगे जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, बेबी नहीं हो रहे, उनको लगता है कि बस कब खत्म है, क्या करना। सबसे पहले मेंटली आप कैसे उनको प्रिपेयर करती है, मेंटली उनको आप कैसे करेज देती है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हताश होकर ही आपके पास आते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है, मैं इनफर्टिलिटी वर्ड यूज नहीं करती हूँ। ओ वाओ। इनफर्टिलिटी मतलब बैरन। एब्सोल्युटली। एंड ईश्वर के अलावा किसी को नहीं पता है कि कौन बैरन है। आजकल तो बिना यूट्रस के भी आई जस्ट बच्चे लव हो दैट जाते थॉट, हैं। अमेजिंग Yes. थॉट मैम। तो बिना यूट्रस के भी आप सरोगेसी से बच्चे कर सकते हैं, आपके अंदर अंडे नहीं है तो आप एग डोनेशन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यूज करती हूँ सब फर्टिलिटी, ओके। कि किसी वजह से आपकी प्रजनन क्षमता कम हो रही है। तो इसमें दो चीजें, मेरा रिलीजियस होना और सामने वाला, मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे आर रिलीजियस, उनका उस लेवल पे इसको काउंसल करना कि पहली चीज कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बच्चा नहीं होगा। हमारा काम है अपना कर्म करना। ईश्वर ने हमारी डेस्टिनी हमको लिख के नहीं दी है,
रीजन बीइंग कि वो हमें खाली हाथ नहीं बैठा, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि जितना हमें मिलना है, जब मिलना है उतना ही मिलेगा, ना उससे ज्यादा मैं दे पाऊंगी ना आप ले पाएंगे। लेकिन आप बैठे रहेंगे, आप एफर्ट नहीं करेंगे तो भगवान आके मुंह में रोटी नहीं डालेगा। तो हम और आप मिलके इस लड़ाई में एक साथ लड़ रहे हैं। मैं वो माध्यम हूँ जो ईश्वर ने भेजा है, मैं ईश्वर नहीं हूँ। अधिकतर लोग इमोशनल हो जाते हैं हमारे लिए आप भगवान हैं, तो मैं वो कड़ी हूँ जो ये कोशिश को ईमानदारी से सही दिशा में आपके साथ करने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके साथ ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी है कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करे, और ये वर्क करता है। हम आपने अभी कहा कि डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है, और जब आपके पास आते होंगे, अगेन मैं बड़ा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहा हूँ कि जब पेशेंट आता होगा आपको लगता होगा, और ऐसा होता भी है कि एक बार में प्रोसेस में कंप्लीट नहीं हो पाता, सो वो हार्ट ब्रेकिंग, एंड उसके बाद आपको जब वो देखते हैं उस उम्मीद भरी निगाहों से, डॉक्टर अब क्या, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट एज ए ह्यूमन, आई वांट टू अंडरस्टैंड। सो आई वांट टू टेल यू कि उनके लिए वो एक बच्चा होता है जो एक बार होता है वो दिन में एपिसोड, मेरे लिए वो मल्टीपल टाइम होता है। अगर आप इलाज, आपके लिए तो और टफ है लोगों को डील करना। एग्जैक्टली, तो उसमें यही चीज काम करती है कि ईश्वर आपका जो रेपो है पहली चीज की उसके दिमाग में ये बिठाना है कि मैं भगवान नहीं हूँ। और दूसरी चीज कि हम दोनों ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और अपना काम सही दिशा में कर रहे हैं, उससे विनती कर रहे हैं कि वो हमें रिजल्ट दे दे। जब आप ईगोइस्टिक हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने इसको प्रेग्नेंट कर दिया या इसको फेल कर दिया, तब जाके प्रॉब्लम आती है। जहाँ पे आप अपनी जो आपको सक्सेस मिली वो भी उसके ऊपर डालते हैं, तो फेलियर को डील करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को आपका ऑनेस्ट एफर्ट दिखता है, उन्हें दिखाई पड़ता है कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ, कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। ये और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उनको दिखाना, जो आजकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन ड्रिवन हमारी सोसाइटी हो गई है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइज हो गया है। तो उसी तरह आईवीएफ सेंटर्स, इनफर्टिलिटी सेंटर्स के भी ऐड आते हैं 100% सक्सेस, एक महीने में सक्सेस। तो पहली चीज़ मैं बोलती हूँ भाई, ये मलेरिया टीबी टाइफाइड नहीं है कि मैं एक कोर्स दे दूंगी और आपको ठीक हो जाएंगे। किसी को पहली बार में खाली विटामिन लिखती हूँ और वो प्रेग्नेंट हो जाता है, किसी को 2-2 साल लग जाते हैं, उसके ऊपर मल्टीपल चीज़ें करते हैं। तो हम साइंटिस्ट हैं, हम स्टैट्स में बात करते हैं कि ये करेंगे तो इतने परसेंट चांसेस हैं। उसमें पहली बार जो चीज, और एक बार में तो इंसान की प्रजनन क्षमता भगवान ने सबसे कम बनाई है पूरी दुनिया में जितने जीव जंतु बनाए हैं। तो जो जिनके में कोई कमी नहीं है वो साथ रहते हैं, तो हर महीने 10 से 15% प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं जब उनकी एज 30 से नीचे होती है। तो ये तो इनफर्टिलिटी, मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट है कि इनफर्टिलिटी इज अ डिजीज, अ जेनेटिक डिजीज, जिसको नेचर चाहती नहीं। आपके अंदर कुछ चीजें हैं जिसको नेचर चाहती नहीं कि आपके प्रोजनी में वो प्रोपोगेट हो, जिसकी वजह से आप सब फर्टाइल हैं। So that is the nature's rule. We are going against nature to make you pregnant. So there are difficulties. We'll have to face them. We'll have to be realistic. और उसके साथ अपना काम करके देखेंगे कि रिजल्ट क्या मिलेगा। And there should be a point when you must know how to say no to the treatment. मैम, सन 2000 से आपने जब स्टार्ट किया और आज 2024 है, 24 साल में ये इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, बिल्कुल। पीसीओएस पीसीओडी के पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। टू क्वेश्चंस फ्रॉम यू, फर्स्ट कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, सेकंड आई वांट टू नो कि हाउ, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस थिंग, So I'll tell और you. इफ यू हैव एनी स्टैटिस्टिक जो बता सके कि 2000 से 2024 तक किस रेशियो में एक्सपोनेंशियली I'll आगे बढ़ा। I'll I'll tell you. सिर्फ फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी पे डेटा 2016 या 10 के बाद लिया ही नहीं गया इंडिया में, लेकिन ये सच है। WHO इनफर्टिलिटी को पहले बीमारी की तरह रजिस्टर नहीं करता था। रिसेंटली WHO ने भी इनफर्टिलिटी को एक
बीमारी मान लिया है, रजिस्टर कर दिया। हमारी कंट्री अभी उसको बीमारी के लिस्ट में नहीं रखती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने इंश्योरेंसेस हैं, आयुष्मान कार्ड है, एंड ऑल दीज थिंग्स, दे डोंट पे यू फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग आईवीएफ। लेकिन आज की तारीख में सिचुएशन ये है कि इंडिया यंग इंडिया है, अभी 10 इयर्स में हम मिडिल एज में जाने वाले हैं, हमारी फर्टिलिटी डिक्लाइन करने लगी है, हम भी नेगेटिव फेकेंडिटी रेट में चल रहे हैं। जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, जापान है, वो बिल्कुल बूढ़ों की कंट्री हो चुकी है और नेगेटिव रिप्रोडक्शन रेट है उनका, एंड दे आर प्रमोटिंग, वो छुट्टी दे रहे हैं कि तुम जाओ, कपल गोल्स बना रहे हैं कि आप जाओ साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, जिससे कि आपके अंदर फिजिकल इंटीमेसी हो और आपको बच्चे हों। इजराइल 3 to 6 साइकिल्स ऑफ आईवीएफ फ्री ऑफर कर रहा है अपनी पॉपुलेशन को। अगले 20 साल में हम भी वहीं पहुंचने वाले हैं। तो ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उससे हम बाहर हो चुके हैं। नाउ सब फर्टिलिटी वी आर गोइंग टू फेस, और दैट अफेक्ट्स योर टोटल जेनेटिक पूल। अगर एक तो उसके पीछे रीजंस हैं, जैसे आप यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, पीसीओडी पीसीओएस एक ही चीज होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इस पर डीपली बात करेंगे मैम। हाँ, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसका आंसर दूं तो 2000 में लेस देन 1% इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस 2 to 4% की थी। आज की तारीख में पीसीओडी की, और ये टिप ऑफ आइसबर्ग मैं बता रही हूँ आपको, 21 to 36% है। हमारी कंट्री की प्रॉब्लम ये, मतलब हम आज की तारीख में ये मान रहे हैं कि हमारी हर 4th to 5th गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। Every fourth and टू fifth girl फिफ्थ in गर्ल India इज is सफरिंग फ्रॉम, from PCOD or PCOS. यस। God. तो That means जो कहते हैं भारत का भविष्य वाकई में क्वेश्चन मार्क में है, इसका मतलब। एग्जैक्टली तो हमारे पास एक्सट्रीम है, और दूसरी तरफ भारतीयों की, एशियंस इन जनरल, साउथ ईस्ट एशियंस स्पेशली, हमारी प्रजनन क्षमता वेस्टर्न विमेन के कंपैरिजन में जल्दी खत्म होती है, कम है। तो उनकी 80% रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल खत्म होती है अराउंड 35-36, हमारी खत्म होती है 30 to 32। वो फास्ट डिक्लाइन 27 से शुरू हो जाता है। तो रीजन क्या है कि हमारी एक तो लेट मैरिजेस, हमारी women they have become very career oriented, they also want to like compete with the society, their opposite sex and everything, they want to be financially independent। तो अभी जो हम देख रहे हैं सिचुएशन, दो एक्सट्रीम्स देख रहे हैं। एक तरफ तो जो बच्चे आ रहे हैं जिनको प्रेगनेंसी चाहिए, दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और सिंड्रोम। दूसरी तरफ हम उस पॉपुलेशन को देख रहे हैं जिसके अंदर अंडे हैं ही नहीं। So that is the reason of fertility on subfertility on the rise. These two, because जो हमारा geographical and हमारा genetic composition है वो प्रमोट करता है हमारी early marriages। तो इंदिरा नूई हमेशा कहती है कि हम women की career and biological clock are always at conflict, so you have to choose wisely। And the reason being, now many multinational companies and all those people, they are promoting and offering egg freezing, that's the reason। So two things, PCOS और PCOD का डिफरेंस मैम। हाँ, तो जब ये बीमारी का पहली बार पता चला था, वे बैक इन 90s जब ये पता चला था, तो ये देखा था, दो लोग थे, स्टीन एंड लेवेंडल। उन्होंने देखा कि कुछ 4, 6, 8 मोटी महिलाएं थीं और उनको बाल वाल ज़्यादा थे, तो उनको किसी सर्जरी करने के लिए पेट में गए, तो उन्होंने, उनकी ओवरी बड़ी बड़ी लगी, तो उसमें से एक वेज काट के निकाल दिया। उनकी दोनों ओवरी से बाहर निकले, तो उनमें से 9 में से 8 में से 4-5 प्रेग्नेंट हो गई। तो उन्होंने इस बीमारी का कॉन्सेप्ट दिया। फिर 90s में अमेरिका ने देखा कि बहुत सारे टीनेजर्स को, इसका मेन है कि पीरियड ओवरड्यू होके आता है या कम आता है। 20% लोग को टाइम से आता है, 80% 90% को पीरियड आता ही नहीं है, दवा से आता है, या बहुत 1 महीने की जगह 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, 6 महीने ऐसे आता है। तो इस बीमारी को उन लोगों ने सोचा कि ये ओवरी की कोई प्रॉब्लम है, और ओवरी में बहुत सारे अंडे एक साथ दिखाई पड़ते थे। तो
कोई भी चीज अल्ट्रासाउंड में ब्लैक कलर की पानी होता है तो वो ब्लैक दिखता है, और राउंड होता है तो वो सिस्ट हो जाता है। कोई भी ब्लैक राउंडेड थिंग इज कॉल्ड सिस्ट। तो उनको ओवरी में अंडे जो है आंख से नहीं दिखाई पड़ते हैं, वो एक फॉलिकल के अंदर रहते हैं, उसमें पानी होता है, तो वो सिस्ट की तरह दिखता था। तो इनका अल्ट्रासाउंड किया गया तो लगा ओवरी ने काले मोतियों की माला पहन रखी है, तो इसका नाम पीसीओडी हो गया। लेटर ऑन वी रियलाइज कि ये एक एक्सप्रेशन है सर, एक मैनिफेस्टेशन है ओवरी का। बेसिकली ये मेटाबॉलिक डिजीज है जो हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। तो जब हम कई बीमारियों के समूह से डील करते हैं जहाँ पे मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको हम सिंड्रोम कहते हैं, और सिर्फ एक ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट को हम डिजीज कहते हैं। किडनी में डिजीज होगा, हार्ट में डिजीज होगा, ओवरी में सिस्ट होगी तो ओवरी की डिजीज होगी, लेकिन पीसीओडी मल्टी सिस्टमिक डिजीज है, मल्टी ऑर्गन डिजीज है। तो इसलिए इसका नाम चेंज करके, ये भी अभी पूरा करेक्ट नेम नहीं है, इस पे भी काफ़ी रिसर्च चल रही है, डिबेट्स चल रही हैं कि ये नाम भी चेंज होना चाहिए, लेकिन ये इतना पॉपुलर हो चुका है कि नॉट इजी टू रिप्लेस द नेम। सो मैम, आपके इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, दिन भर आपके पास टाइम नहीं रहता होगा, और फिर आपके जो घर में लोग हैं वो आपसे कैसे मिल पाते हैं कि उनकी भी कंप्लेंट्स रहती हैं कि घर में बोला जाता है कि तुम वहीं रहो। सो हाउ डू यू टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ? तो मैं उसका एक ही एग्जांपल आपको दूंगी। लास्ट ईयर लाइक माय मॉम डैड आर विद मी सिंस दे हैव मल्टीपल हेल्थ इश्यूज। तो लास्ट ईयर जब मेरी मॉम मेरे पास आई तो एक हफ्ता 15 दिन निकल गया एंड शी हार्डली यूज टू सी मी। तो उसने बोला कि मैं भी एक पर्ची कटा के नीचे आके नंबर लगाती हूँ तुमसे बात। तो ये है। और हाँ, अभी टाइम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। वो कहना कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना, लेकिन एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि डॉक्टरी एक प्रोफेशन नहीं, वे ऑफ लिविंग है, और उसमें आपके अपने बहुत सफ़र करता है। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन हैं मैम, लेकिन मैं डॉक्टर्स को इस वजह से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आप उस पेन को हर जगह देख रहे होते हो। कोई एक आम इंसान जाए, एक दिन हॉस्पिटल जाए, उसकी हालतें ख़राब हो जाती हैं। आप डेली जा रहे हो, नए नए पेशेंट से मिल रहे हो, नो डाउट्स वो आपका प्रोफेशन है, लेकिन आप वही चीज़ देख के आपके मन में नहीं आता कभी कि यार क्या है, वाई सो मच ऑफ पेन? Thankfully now I am dealing only with happiness and obviously failure. तो मेरे दिन में दोनों चीज़ें रहती हैं। और मैंने ऑब्स गायनी की प्रैक्टिस काफ़ी कम कर दी है, और गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना अधिकतर खुशखबरी के साथ होता है। तो हमारा मेडिकल जो हमारी स्ट्रीम है जी। वो थोड़ी बैलेंस्ड है कि वहाँ खुशी की भी खबरें होती हैं, मिठाइयाँ बंटती रहती हैं, और साथ में लोग रोते गाते ऑब्वियसली थोड़ा रहते हैं जब दुखी होते हैं। तो वो पेन उतना नहीं मुझे उस तरह से डील करना पड़ता, पर से इमोशनल पेन ज़्यादा एंड साइकोलॉजिकल ये ज़्यादा वो डील करना पड़ता है। साइकोलॉजिकल बात करते हैं, एक तो लाइफस्टाइल के बारे में जब आप बात करते हैं मैम, तो सिर्फ फूड की बात नहीं होती है, स्ट्रेस की बात भी होती है। यही सबसे बड़ी कमी हुई हमने, मतलब लाइफस्टाइल मतलब फूड एंड एक्सरसाइज जी। इसके इक्विवेलेंट कर दिया, मतलब एनोनिमस हो गए, दोनों सिनोनिमस हो गए एक दूसरे के। कि लाइफस्टाइल मीन्स कि आप खाना खा लो, फैट डाइट कर लो, जिम चले जाओ, थोड़े दिन शेक्स पी लो और यू आर फिट। बट हम भूल गए कि इसको एंड्योरेंस कहाँ से आएगी। दैट कम्स विद आर मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। एब्सोल्युटली। तो आज की तारीख में हमारा मेंटल आईक्यू, जो हम आइंस्टीन वाला आईक्यू नापते हैं, वो आईक्यू तो हमारा बढ़ता जा रहा है बहुत बच्चों के, लेकिन सैडली उनका इमोशनल ईक्यू बहुत कम होता जा रहा है। और जिसका यही रीजन है कि ये जनरेशन, मतलब हमारे मॉम डैड हमें पीट देते थे, मार देते थे, नहीं पढ़ने पे टीचर जी भी मार देते थे, हर जगह डंडे पड़ते रहते थे। वी वर हैप्पी, हमें कुछ नहीं लगा उस वक्त, रो लिए ठीक है, फिर आ गए अपने पास। हमारे पास एक कपड़े हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, चार हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पड़ोसी के पास 20 हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं। आज का बच्चा, अगर मॉम ने, मुझे याद है कि मेरे बेटे को मैंने कभी बचपन में कभी एक थप्पड़ लगाया होगा, वो आज भी जब बात करता है तो कभी कभी बोल देता है, तुमने मेरे को तब मारा था, याद है तुमको, तुमने मेरे को बहुत तेज डांट लगाई थी।
और बच्चे, उनकी ईक्यू, जो इमोशनल टॉलरेंस है वो इतनी कम हो गई कि छोटी छोटी बातों पे उनका नर्वस ब्रेक डाउन हो रहा है, उनको दवाएं लेनी पड़ रही हैं, उनको फ्रीक्वेंट काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमको मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को जब तक लाइफस्टाइल के साथ बिल्कुल इंटीग्रेटेड वे में प्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ ठीक नहीं होगी। So do you think stress आज की तारीख में ये है कि we are not able to deal with the situations? स्ट्रेस को हम एक टैगलाइन की तरह वेयर कर रहे हैं, स्टेटस सिंबल की तरह वेयर कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि आप स्ट्रेस में हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल हैं। दैट इज द Yeah, I पैराडॉक्स। met a guy, I tell you, he was one of the marketing heads of one of the big brands. रियल एस्टेट के बहुत बड़े ब्रांड है, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने मुझसे कहा, I don't sleep. I sleep only for 2 hours, 3 hours. I just work. I'm a workaholic. And I was just feeling, why is he so proud about something which makes no sense? मतलब he was यस, so proud कि I am under so much of stress कि मुझे सोने का टाइम नहीं मिल पाता, which is wrong. wrong. So we are promoting wrong habits. This is the way we are look, and this is an era or generation of influencers. They are being influenced by virtual people. They are not looking around for those encouragements, those inspirations. उन्होंने इंस्टा पे फोटो देख ली, उन्होंने एक पॉडकास्ट सुन लिया, उन्होंने कहीं फेसबुक पे देख लिया, तो दे आर रनिंग आफ्टर समथिंग विच इज नॉट रियल, एंड दे आर थिंकिंग दैट इज द रियल सिचुएशन। अब बच्चे के नंबर कम आ गए, मॉम ने कुछ कह दिया, बच्चा सुसाइड कमिट कर ले रहा है। कुछ भी इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, उसका यही रीजन है कि हम मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। उसके लिए हमें पहले डायरेक्टली ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम एक बैलेंस एटमॉस्फेयर में पल बढ़ रहे थे, जहां दादा दादी का प्यार दुलार था, माँ की हड़काई थी, पिताजी का स्ट्रिक्ट अनुशासन था, भाई बहनों की आपस में शेयरिंग। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है न्यूक्लियर फैमिली के सिंगल चिल्ड्रन चाइल्ड होने की वजह से, शेयरिंग तो हम में रही नहीं गई है। तो हम हर चीज में टॉप पे रहना चाहते हैं, सब कुछ अपने लिए गेन करना चाहते हैं। उसी वजह से एक फियर भी है, हाँ, और वही फियर हमें स्ट्रेस। दैट फोमो इन योर लैंग्वेज, एग्जैक्टली। वी आर लिविंग इन दैट। सो मैम, एक चीज और समझ में आती है कि जो आने वाली जनरेशन होगी, वो पूरा रील्स, हमारे पॉडकास्ट देख देख कर बड़ी होगी। तो वो जब रील्स देखेगी तो रियलिटी से तो बहुत ज़्यादा दूर है, जैसा आपने कहा, लेकिन रियल स्पेस में थोड़ा सा कुछ हार्ड हिटिंग अगर जैसे कुछ हो जाएगा तो वो कैसे डील करेंगे? आई मीन दिस इज बेसिकली अ मेंटल थिंग, बट आई स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आप जैसे डॉक्टर जो डेली की डेली इतनी सारी चीज़ों को डील करते हैं, तो हाउ डू यू डील इट? The way I'm dealing, I'm telling you that it does not affect me, and I don't wear it like a tag. Whatever time I am getting, I always think this is my fault if I'm not choosing healthy things. Fine. So I try to balance it out. But this generation, I'll give you medicals का एग्जाम्पल। वो 6th 7th में आ रहे हैं, तब से वो प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लग रहे हैं। जब वो मेडिकल में एंट्रेंस ले रहे हैं तो वो पीजी की तैयारी करने लग जा रहे हैं। जब वो पीजी में आ रहे हैं तो वो सोचने लग जा रहे हैं कि अब हमें फीटल मेडिसिन करना है, कि हमें लैप्रोस्कोपी करनी है, कि हमको आईवीएफ करना है। ये मैं अपने फील्ड की आपको एग्जांपल दे रही हूँ। वो सर्जरी में है तो एमसीएच की तैयारी करने लग जा रहे हैं, तो उन्हें न्यूरो बनना है, यूरो बनना है। तो हम टुकड़ों में जी रहे हैं, हमारा हॉलिस्टिक अप्रोच, ह्यूमन अप्रोच खत्म हो रहा है। उसमें ये वर्चुअलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी एंड रियलिटी में जो गैप हो रहा है, उस गैप को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। लेकिन लाइफ इज अ फुल सर्कल। ये जो जनरेशन अल्फा खत्म होने जा रही है, सुना है कि ये जो 2015 के बाद पैदा हुए, दीज किड्स आर सेंसिटिव देन व्हाट द अदर्स वर। तो शायद वो बैलेंस फिर से लौटेगा, इसी तरह से चलता रहेगा चीजें। अब बात करते हैं एक पीसीओडी या पीसीओएस पेशेंट की। वो आपके पास आया, उसने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक डीप स्ट्रेस में है। द वर्ड स्ट्रेस, कि पता नहीं क्या हो ये चीज। आई एम श्योर आपके पास ऐसे कई पेशेंट हैं जो सब सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अफेक्ट करता है एंड रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते। तो मैं आपको इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगी, इग्नोरेंस इज द ब्लिस। वो जो पेशेंट मेरे पास, मैं आई एम डीलिंग विद अर्बन एज वेल एज रूरल पॉपुलेशन।
दो रूरल पॉपुलेशन भी आजकल टेक सेवी हो गई है, मोबाइल सेवी तो सभी हो गए हैं, मिस गूगल तो सबके हर प्रश्न का उत्तर देती हैं, लेकिन फिर भी जो रूरल पॉपुलेशन में पीसीओडी के मेरे पेशेंट्स हैं, या जो कहेंगे थोड़ा लेस मोबाइल ओरिएंटेड, लेस एजुकेटेड, थोड़ा लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास के हैं, उनको मुझे समझाना पड़ता है कि पीसीओडी क्या है, और उसको समझ करके उसमें मैं उनको दो ही चीज फोकस कराती हूँ कि ये जड़ से नहीं जाएगी, ये भगवान ने तुम्हें ऐसा बनाया हुआ है, इसको तुम कंट्रोल में रख सकती हो अगर तुम ये कर लोगी, ठीक है। तो वो उसको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने सपोज कि इसमें ओबेसिटी या ओवरवेट होना सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है पीसीओडी के लिए। सपोज मेरी एक गांव की पेशेंट है, वो 90 किलो की है, और एक मेरी शहर की पेशेंट है। सॉरी, आई डोंट वांट टू बॉडी शेम एनीवन, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन योर कॉम्पोजिशन, यू आर ब्यूटीफुल एज यू आर, बट बीइंग अ डॉक्टर एंड आपकी इस चीज को ट्रीट करने के लिए मुझे आपको 5 to 10% वेट लॉस एक पीसीओडी की लड़की कर लेती है तो उसके 50 से 60% चांसेस बढ़ जाते हैं उसके मेंसेस रेगुलर होने के, 40 से 50% चांसेस उसके नेचुरल प्रेगनेंसीज के बढ़ जाते हैं। तो 90 केजी की एक लड़की मेरे पास अगर गांव में आ रही है, वो कम पढ़ी लिखी है, उसको मैंने बता दिया बेटा तुझे ये करना है, ऐसे करना है, तूने अगर 10, कोई भी एक साथ तो 90 से 50 नहीं हो सकता, तूने 10 किलो वेट घटा लिया तो आपके चांसेस बच्चा रुकने के बढ़ जाएंगे। तो वो मेरी बात मान के घर जाती है और वो ऐसा करने लगती है। कर पाती है नहीं कर पाती है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ऑन कॉन्ट्रेरी, जब मैं यहाँ पे सिटी में उसी पेशेंट को देखती हूँ, उसको जो जो चीज़ें मैं बताती हूँ, अभी भी बहुत सारे हैं, कुछ है मेरे में या जो भी, वो मेरी बातों से समझते हैं क्योंकि मैं उनको समझाती हूँ टोटल चीज़ें, लेकिन कुछ हैं, 1/3 होंगे, वो घर जाते हैं फिर गूगल करते हैं, मैडम पीसीओ में तो ऐसा होता है, पीसीओडी के लोग को तो ऐसा हो जाता है। जहां उनके दिमाग में ये डाउट चलने लगता है, मल्टीपल चैनल से इंफॉर्मेशन आने लगती है, दैट टू ऑल दीज थिंग्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट, वहीं से चीजें गड़बड़ हो जाती हैं और उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ने लग जाता है। गांव के लोग को चिंता होती है, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जिनको स्ट्रेस वर्ड पता होता है। यहाँ हर चीज को स्ट्रेस से जोड़ करके देखा जाता है। तो जहां वो आ जाती है आइडेंटिफिकेशन, वहां पे गड़बड़ होती है। कहते हैं ना कि भरोसा बहुत बड़ी चीज है, तो जो लोग आंख मूंद करके भरोसा कर लेते हैं, कहीं नहीं सोचते, कई बार वो काम कर जाता है। तो ये गूगल यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज वाले जो हैं, जी। इनको आप अगर एक लाइन में बोलोगे तो क्या बोलोगे? सिर्फ एक लाइन में, कि अपने सुधर जाओ। सुधर तो जाओ और इंसान को ज्यादा सुनो जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, बजाय उसके। सो मैम, फाइनल कुछ डिस्कशंस हुए, कुछ बड़ी अच्छी बातचीत हुई पीसीओडी पीसीओएस के बारे में, भविष्य के बारे में कि कैसे होगा। एक पेशेंट आपके पास अगर आता है, क्लूलेस है, उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, आप उसे अच्छे से डील कर रहे हो, बात कर रहे हो, कमिंग कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फेलियर हो जाता है, उस पॉइंट पे हाउ डू यू टैकल दैट पर्सन? क्या वर्ड्स क्या रहते हैं आप? ऑनेस्टी इज द क्लू। वो पेशेंट स्पेशली हर महीने, अभी जैसे हम पीसीओडी की बात करें, पीसीओडी में मैंने आपको बताया कि 80% लोग को तो पीरियड ही रेगुलर नहीं आते हैं, तो उनको ओवुलेशन नहीं होता है, उनके अंडे बढ़ते नहीं हैं, और 20% ओवुलेटरी होके भी उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इसमें दो चीज़ काम आती है कि जो पहला 1 घंटा जब पेशेंट मेरे पास आया होता है, तो उसको वो जो मैंने सारा समझाया होता है कि ये बीमारी क्या है, इसके क्या हर्डल्स हैं, कैसे इसमें से बाहर निकलेंगे, और क्या मेरा कोर्स ऑफ एक्शन हो, तो वो वहाँ पे बहुत काम करती है। और वो जो एक कनेक्ट है डॉक्टर पेशेंट का, और जब वो फेल होता है तो मैं उसे ईमानदारी से कहती हूँ कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन नहीं हुआ, ये मुझे भी नहीं पता है कि क्यों नहीं हुआ, मोस्ट लाइकली आपके हॉर्मोन्स जितना हम सोच रहे हैं उतना बढ़िया नहीं है, या अभी आपका टाइम नहीं आया, ईश्वर ने वो दिन नहीं किया। जब वो आईवीएफ का पेशेंट होता है, तो वहाँ पे हमें पता है कि आप अगर आपकी एज 35 के नीचे है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पीसीओडी के लिए या सिर्फ ट्यूबल फैक्टर के लिए आप ये कराने जा रहे हैं आईवीएफ, तो आपका सक्सेस रेट 50 to 55% है क्लिनिकल प्रेगनेंसी के लिए। बाकी 45 to 50 में वो
फेल होता ही होता है, तो कई बार बिना कारण के भी फेल होता है। तो मैं उनके साथ बैठ के उनके सारे पेपर्स, हर चीज़ें जो जो हमने की हैं, वी गो थ्रू इट, वी सी कि कुछ नहीं है। तो उनको जैसा रहता है उनको बताते हैं कि बेटा फेलियर भी है इसमें, ये इतने परसेंट चांस होते हैं बेटा, सेकेंड टाइम में भी अच्छा होगा और कुछ और चीज़ें जो करेंगे। तो अधिकतर पेशेंट इतने से समझ जाते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेशेंट को ये नहीं कहना चाहिए कि मत रो, दुखी मत हो। मैं कहती हूँ तुम रो लो। एंड एक जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा मुश्किल है मिलना, एक पेशेंट हियरिंग। जो मेरा पेशेंट आता है वो, उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता, मतलब वो स्टेटमेंट होता है कि मैडम इतनी देर तो मेरे से कोई बात ही नहीं हमसे करता है, कोई हमसे ये नहीं पूछता है हमें क्या चाहिए, वो हमें इलाज बताता रहता है। एंड बहुत सारी चीजें, एज अ कपल यू स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अपार्ट because of this situation only. All of the things, यार अभी मूवी आई थी डॉक्टर जी शायद थी या क्या, कि वो प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर, कि उनका सारा लाइफ उसी बच्चे के ओरिएंटेड हो जाता। उसमें अगर आप अच्छे काउंसलर हैं डॉक्टर, आपको दवाई लिखना सिर्फ प्रोफेशन की तरह नहीं लेना पड़ेगा। जब आप सब फर्टाइल कपल्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो यू हैव टू ट्रीट देम लाइक एन अ यूनिट एंड ह्यूमन बीइंग, and you have to give lot and lot time, and that pays. मैम, आप बाहर जाते हैं इंटरनेशनली, यू बीन स्पीकिंग अबाउट दिस टॉपिक, इंडिया में भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? पीपल आउटसाइड अंडरस्टैंड मोर और पीपल इनसाइड इंडिया अंडरस्टैंड मोर? You'll be shocked to know, मेरे आजकल ये पीसीओडी के लिए मुझे ये पॉडकास्ट के थ्रू भी, अभी मैंने लंदन रेडियो के साथ भी एक किया था। अभी स्कॉटलैंड की एक पेशेंट है जो मेरे को लिंक्डइन पे मिली, एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम, it took 8 years for her to get diagnosed as PCOD. Oh my She God, lives in 8 years just to Scotland. diagnose? Yes, of Indian origin. One more patient of mine, my friend's daughter-in-law. She is a computer engineer. She is recently, 3 years back, she shifted to UK. And अभी मैं गहराई में जा रही हूँ तो यू वोंट बिलीव, हम बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं। उनकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। वहाँ पे जो अवेयरनेस चल रही है वही मिस गूगल की तरह, 4 लोगों को पीसीओएस है, उन्होंने एक फाउंडेशन बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, सपोर्ट ग्रुप बना लिया, एंड दे आर गोइंग थ्रू दैट। वहाँ पे डॉक्टर्स, दे आर नॉट दैट इजीली अवेलेबल, दे आर नॉट दैट टेक सेवी। आप आज यूट्यूब पे जाएंगे तो मेरे जैसे कई हजार डॉक्टर्स हैं जिन्होंने, चाहे वो अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए कर रहे हो, चाहे मेरी तरह पागल हो इसलिए कर रहे हो, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अवेयरनेस के लिए कर रहा है, करेक्ट नॉलेज देने की बात कर रहे हैं। आप दिखाइए मुझे कि और कंट्रीज से कितने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा यूके की सिचुएशन देख करके कि उन तीनों ने एक्सेप्ट किया कि मैडम वॉट एवर यू गाइज आर डूइंग दैट इज अमेजिंग, एंड यहाँ तो इतना कोई काम ही नहीं हो रहा है, नोबडी टॉक्स, किसी के पास फ्री टॉक करने के लिए टाइम नहीं है। मैम, अभी पीसीओडी पीसीओएस मंथ भी आ रहा है सितंबर में, उस पे आप लोग हर साल कुछ ना कुछ करते हैं। ये जागरूकता से कितने लोगों को असर हुआ और कैसे आप लोग इस चीज को कैसे प्लान आउट करते हैं? हर साल इतने सारे लोग, यू हैव ह्यूज ग्रुप आल्सो, आई एम टोल्ड। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं तो पीसीओडी, मैं बिलीव करती हूँ फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीजेस। उसके साथ साथ अभी मैंने अपने कॉन्वर्सेशन की बिगिनिंग में भी आपको बताया, 80% ऑफ डिजीजेस जो हम आज फेस कर रहे हैं, चाहे वो पीसीओडी हो, हार्ट डिजीज हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो, इट इज बिकॉज ऑफ आर अनहेल्दी एंड फॉल्टी लाइफस्टाइल चॉइसेस वी हैव एब्सोल्युटली, मेड। यस। तो ये कैसे ठीक होगी? ये ठीक होगी जब हम इसके बारे में अवेयरनेस करेंगे। ये लड़की जिसको मैंने आपको बताया कि पेट में डिसाइड हो गया कि इसको पीसीओडी की प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें किसको अवेयर करना पड़ेगा? उस टीनेजर को जो अभी मेंस्ट्रुएट करने जा रही है, से लेके उस प्रेग्नेंट मदर को जिसको। तो ये चीज आई इसी तरह से कि जब देखा हमने इसके बारे में, जितनी वेस्ट वेस्ट का बेस्ट है कि दे आर वेरी गुड एट रिसर्च, दे ब्रिंग आउट
एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। लेकिन जो हमारे पास लोड है, और हमारी कंट्री के लोगों के ऊपर जो काम करेगा, जरूरी नहीं है जो यूके में काम करता वो हमारे पे। तो जब तक हम अपने लोगों को वो अवेयरनेस नहीं पहुंचाएंगे, कितना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है ये पीसीओडी, कितनी मेडिसिन सोसाइटी में, कितना इसमें एंजाइटी के चांसेस, इतनी बीमारियों के चांसेस, डिप्रेशन के चांसेस। तो ये चीज़ों को देख करके लोगों के दिमाग में आया कि ये अवेयरनेस शुरू होनी चाहिए। जैसे मुझे लगा कि मैं गई गांव में प्रैक्टिस करने, वहाँ पे 7वें महीने से माँ को कोई भी पौष्टिक चीज़ खाने नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाएगा, डॉक्टर ऑपरेशन कर देगी, इसीलिए वो आयरन कैल्शियम खिलाते हैं, इसीलिए वो विटामिन खिलाते हैं। लड़की शहर में थी, अच्छी खासी, मायके आ गई, हीमोग्लोबिन 4 हो गया। क्यों जी? मॉम ने कहा तुम पौष्टिक चीजें खानी बंद कर दो, बच्चा मोटा हो जाएगा। तो आप समझ नहीं रहे हैं कि जो हमें ये शुगर हो रही है, पीसीओडी हो रही है, एज्मा हो रही है, ये कितनी बीमारियां हैं जो न्यूट्रिशन को कर्टेल कर दिया आपने माँ के पेट में जब आप थे, जिसकी वजह से आज आप भुगत रहे हैं, जिस बिकॉज कि आपको कहीं सिजेरियन का कॉस्ट ना बेयर करना पड़े। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सिजेरियन आज क्यों हो रहा है, वो हड्डी बच्ची की छोटी क्यों हो रही है, क्योंकि आपने तो खाना ठीक से खिलाया नहीं उसको। तो ये सब कुछ आपस में जुड़ी हुई है। इस चीज को देखते हुए मुझे ये लगा कि आप जहाँ इस समाज ने आपको इतना दिया है, तो यहाँ से जाने से पहले कुछ तो छोड़ के जाएं। Some little difference we wanted to make, I wanted to make. So I've decided I decided this disease because मैं एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, जिसको आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कहते हैं। मेरे पास रोज यही देखने को मिल रहा है, और इसका जो ऑपोजिट है कि कम दिख रहा है। तो हमारे हाथ में है, अगर हम में से हर आदमी एक व्यक्ति को भी बदल सकता है तो वो चेन बन जाएगी, और कितनी बड़ी चेन बनेगी आप सोचिए, तो कितने लोग उससे बेनिफिटेड होंगे। दैट वाज द थॉट बिहाइंड। अमेजिंग थॉट मैम, एंड अमेजिंग टॉकिंग टू यू, बिकॉज ये कुछ ऐसी बातें हैं, लोग टेक्निकलिटीज पर तो बहुत बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में सब लोगों को अगर पता हो तो शायद अब एक्चुअली हम इस बीमारी से लड़ पाए, और इस बीमारी को बीमारी बनने ही ना दे, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट अ बिल्कुल, बीमारी, दिस इज अ लाइफस्टाइल। दैट इज लॉन्ग टर्म गोल। यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली लवली टॉक टू यू, थैंक यू। सेम है प्रतीक।